एग्रीकल्चर को काफी कवर करने की कोशिश करी है इस वाले में। प्रीवियस बजट्स में दो टाइप के फंड्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे, एक तो फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था और डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दो, जब भी हम फार्म प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर का मार्केट लिंकेज से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखेंगे उसमें ये डेटा काम आ सकता है। बाकी आइलैंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ऑब्वियसली अभी जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये सारी चीज़ का, ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 44 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है जो FY24 के बारे में बताया गया है, ठीक है। हेलो विक्रांत। हेलो सर। तो आज बजट आया, ठीक है, तो इसके हमने हाइलाइट्स बनाए हैं। हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ इट, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि ये जो बजट है ये एक इंटरिम बजट है और फाइनल बजट नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव का साल है और जब चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा तो फाइनल बजट तब आएगा। इंटरिम बजट के लिए एक वोट ऑन अकाउंट होता है, जो कि आर्टिकल 116 के अंडर हमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि सरकार अगर चाहे और लमसम उसे पास करा लेना है बजट और बहुत ज़्यादा डिबेट का मौका नहीं मिल रहा है तो वो वोट ऑन अकाउंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक इंटरिम बजट पास कर दिया है इस बार, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव से जस्ट पहले आया है तो इसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट था और हो सकता है कि हमें यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं ये मतलब काफ़ी काम आए ये बजट, इसके जो हाईलाइट्स हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में विक्रांत से डिस्कस करेंगे किस तरीके का रहा ये बजट, ठीक है। तो विक्रांत, सबसे पहली चीज हमें जैसे पता लगा कि डीबीटी के ऊपर उन्होंने काफी कुछ डिस्कस करा, है ना। तो आप बताइए क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डीबीटी से शुरू करती है कि उन्होंने बताया कि अभी तक 34 लाख करोड़ डीबीटी से अमाउंट ट्रांसफर हुआ है पीएम जनधन के अंडर, ठीक है। सो जिससे कि हमें गवर्नमेंट को 2.7 लाख करोड़ का सेविंग हुआ है, जो फिर अलग अलग स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया गरीब कल्याण जैसे। और जैसे कि हमें पता है कि पीएम किसान के थ्रू उन्हें मतलब हम डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी तरीके से ई-नैम के थ्रू कुछ बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, फसल बीमा के थ्रू बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा करके जो टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से तकरीबन 25 करोड़ लोग निकले हैं। ये सरकार का खुद का डेटा है, ठीक है। तो ये चीजें आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक उन्होंने छेड़ा था वो यूथ का था, उसमें क्या क्या चीजें हैं। यूथ में उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, फिर पीएम श्री के बारे में बताया, फिर जो ने स्किल इंडिया के अंडर कितने लोगों को मतलब 1.4 करोड़ यूथ को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। फिर अपस्किल एंड रीस्किल अबाउट 54 लाख यूथ ट्रेन किया था। फिर 3000 नए ITIs उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, वो उन्होंने बताया था। फिर 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIMs, 15 AIMS एंड 390 यूनिवर्सिटीज अभी तक नए एस्टेब्लिश की गई है। ये हम क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर चीज़ ये रहेगी कि जैसे कि आपको जब भी स्किलिंग के ऊपर कोई आंसर लिखना है एजुकेशन के ऊपर, ऑब्वियसली आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें डाल पाएंगे। उसमें ये डाल पाएंगे कि 300 ITIs खुले गए हैं जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए। फिर जो हमारे पास 3000 ITIs खुले हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स के हिसाब से 7 IITs हैं, 16 ट्रिपल IITs हैं, ठीक है, 7 IIMs हैं और मेडिकल फील्ड के लिए 15 AIMS और 390 यूनिवर्सिटीज। ये चीज़ हमारे नोट करने के लिए, ठीक है। फिर पीएम मुद्रा पे उन्होंने बताया कि 43 करोड़ लोन्स जो हैं वो अभी तक डिसबर्स करी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ चीज़ें बोली कि इस बार एशियन गेम्स में हाईएस्ट टैली थी। ये सारी चीज़ें आप वैसे भी जान रहे हैं। और चेस के ऊपर कुछ बोला कि प्रज्ञानंदा हमारे जो क्या कहते हैं मतलब आनंद से आगे निकल गए हैं और हमारे पास इतने ग्रैंड मास्टर्स आ गए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि चीज़ बताई थी कि अभी
80 चेस ग्रैंड मास्टर है इस अभी हमारे पास। और विश्वनाथन आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे, अगर आपको ये चीज ध्यान रखनी है तो, जो कि 90s में वो ग्रैंड मास्टर हुए थे, और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 80 ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। ये क्योंकि देखिए एक चुनावी साल है, तो बहुत ज्यादा जो बजट है वो उसमें फ्लावरी पिक्चर जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है कि बहुत सारी चीजें उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। हमें इसमें से फिल्टर आउट करना जरूरी है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर डेटा, ठीक है। तो वुमेन पे क्या डेटा हमें दिया है इस बार? वुमेन के बारे में उन्होंने बताया कि मुद्रा लोन वुमेन 30 करोड़ मुद्रा लोन वुमेन को अभी तक डिसबर्स हुए हैं। फिर हायर एजुकेशन में उनका 28% इंक्रीज हुआ है एनरोलमेंट। फिर जो अपना स्टेम है साइंस टेक एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में उनका 43% एनरोलमेंट है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो बाकी जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे कि ट्रिपल तलाक इलीगल किया था, और रिसेंटली जो 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में उन्होंने जारी किया था, मतलब पास किया था। ये मेजर वुमेन के लिए जो और एक पीएम आवास योजना में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि 70% ऑफ हाउसेस वुमेन के नाम पे है, मतलब जॉइंट या फिर इंडिविजुअल ऐसे। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन GS1 वगैरह में ये सारी चीजें डाल सकते हैं। अब देखिए इस बार का जो बजट था, ऑब्वियसली हमेशा दो पार्ट में होता है बजट, एक एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट। ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसके इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बोली गई, ठीक है। इसमें सबसे जो पहली चीज, फिर ये सारे जो हाईलाइट्स देने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना विजन क्लियर करा। अब हमें बताएं कि बजट में इस बार विजन क्या था, और विजन के ये जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं। विजन यही है कि इंडिया को डेवलप नेशन बाय 2047 बनाना है। तो उसके लिए ट्रिनिटी जो मेंशन किया था, है, हाँ, यहाँ से 47 तक डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ट्रिनिटी हम यूज करके हम विकसित भारत की ओर, ठीक है, प्रसन्न करेंगे। ठीक है। और फिर रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे जो पंचामृत गोल्स हम यूज करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो कि हमने UNFCCC में दिए गए हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को सस्टेनेबल एनर्जी यूटिलाइजेशन के तरफ अग्रसर करेंगे। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को उनके थ्रू जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको डेवलप करेंगे। तो कहने का मतलब है 5 गोल आप याद रखेंगे। सबसे पहला, हमें अमृत काल के अंदर डेवलप्ड हो जाना है, ठीक है। दूसरा कि हम ये ट्रिनिटी जो हमारी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इसकी ट्रिनिटी, ठीक है। तीसरा कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करें। चौथा पंचामृत गोल, और पांचवा आत्मनिर्भर भारत। ये 5 विजन थे जिसके ऊपर हमारा पूरा जो बजट है इस बार का बेस्ड है, ठीक है। अब आते हैं पर्टिकुलर चीजों पे, किस किस चीज के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले था PM आवास योजना। क्या बोला गया इसके बारे में इस बार? PM आवास योजना के अंदर मतलब जो भी अभी तक लगभग नए जो अभी तक बनाए घर, मतलब उनमें से भी मेजर वुमेन के नाम पे किए गए। PM आवास ग्रामीण में उन्होंने मेंशन किया था कि, अच्छा, वैसे मैं PM आवास योजना के बारे में बता दूं कि PM आवास योजना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक PM आवास योजना अर्बन और एक है ग्रामीण। जो अर्बन वाली योजना है उसमें 4 मुख्यतः बिंदु होते हैं कि आप लोन लेके घर बना सकते हैं, जहां स्लम है वहां पे आपको घर मिल सकता है, या फिर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ नए मकान, एकदम वर्जिन लैंड पे नए मकान, मिडिल क्लास के लिए। हाँ, तो ये 4 तरीके से अर्बन एरियाज में बनते हैं। और रूरल एरिया में सिंपल 2 तरीके हैं कि आपके पास या तो ग्रांट दी जा रही है या लोन दिया जा रहा है 70-80 हज़ार रुपए का। और इसमें ग्रांट हो या लोन हो, दोनों में एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी ज्यादा है कि ये पैसा मिलता है और इसके बेसिस पे आप अपना घर बनाते हैं। अभी तक टोटल 3 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं इंडिया में। और इस बार बजट में क्या बोला है, कितने और बनाने का टारगेट है? आई थिंक ये था कि 2 करोड़ नए मकान बनाने का एक टारगेट दिया गया है इस बार, कि 2 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे अगले 5 साल में,
ठीक है, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें तो टोटल 5 करोड़ नए मकान। 5 करोड़ नए मकान का मतलब क्या होता है कि तकरीबन एक ऑन एन एवरेज इंडिया में ये माना जाता है कि 5 लोग होते हैं फैमिली में, 25 करोड़ लोगों को घर मिल रहा है टोटल अभी तक के लिए। पीएम आवास योजना का 5 करोड़ का टोटल है। और याद करिए कि ये पीएम आवास योजना एक्चुअली इन्होंने रीनेम करी थी इस सरकार ने, और ये पहले से चलती आ रही है। तो ये सारा जितने हाउसेज अभी तक बने हैं ये सारा डेटा इसमें इनकलकेटेड है, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएम आवास योजना, ठीक है। अब आते हैं हम हेल्थ केयर पे, ठीक है। हेल्थ केयर में हमने ये देख लिया कि 16 आईएम्स वगैरह एम्स वगैरह खुले हैं, ठीक है। 15 एम्स वगैरह खुले हैं, ये सारी चीजें तो उन्होंने बताई, ठीक है। इसके अलावा कॉलेजेस हम मेडिकल एजुकेशन वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नई चीजें बोली हैं। क्या है चीजें? मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट सोच रही कि एक नई कमेटी बिठाई जाए और नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज करें हम टू इंक्रीज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। सो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज करके नंबर ऑफ कॉलेजेस कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। जिसका मतलब कुल मिलाकर ये बैठ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे हॉस्पिटल्स हैं उस पे किस तरीके से हम उसको किस तरीके से हम कॉलेजेस में कन्वर्ट करें, है ना, ये चीज है। तो फिर आयुष्मान भारत के अंदर अभी इट विल बी एक्सटेंडेड टू आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑल्सो, जो भी हेल्पर है, जो अभी सिर्फ आयुष्मान भारत SCCC डेटा के अंदर जो भी आते हैं उनके लिए था, ये आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी उनको भी इंक्लूड करेगा। तो हम आयुष्मान भारत में आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिगार्डलेस ऑफ उनकी इनकम ब्रैकेट क्या है, वो 5 करोड़ फैमिलीज में आ रहे हैं कि नहीं, आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स को हम इसमें कवर कर ही ले रहे हैं। और ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक्चुअली जरूरी भी है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को जो उनकी जो सैलरी है वो रेगुलर सैलरी की तरह नहीं दी जाती है और काफी कम रहती है इनकी सैलरी। तो ऐसे में एटलीस्ट इंश्योरेंस वगैरह के थ्रू हम फाइनेंशियली सिक्योर करके चलें, ठीक है। तो ये एक चीज है, तो ये भी ऑब्वियसली हेल्थ केयर के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैक्सीनेशन का एक बोला गया था कि सर्वाइकल कैंसर जो अभी मेजर है, तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर गर्ल्स इन द एज ग्रुप 9 to 14, ठीक है। तो ये एक चीज है। सर्वाइकल कैंसर वैसे भी हम काफी टाइम से कवर करने की कोशिश कर रहे थे इसमें, ठीक है। ये था आवास योजना एंड हेल्थ केयर वाला पार्ट। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर को काफी कवर करने की कोशिश करी है इस वाले में। और जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले हम प्रीवियस बजट्स में 2 टाइप के फंड्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे। एक तो फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था और डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 2 टाइप के फंड्स हमने कर दिए थे। इस बार हम जान रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग से फंड आया है, राइट, कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, है ना। एक ये चीज वैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में बोली है, एग्रीकल्चर में नहीं बोली है। एग्रीकल्चर में स्पेशली अलग से क्या बोला है? एग्रीकल्चर में मेजर तो पीएम किसान के अंडर मतलब अभी तक 11.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, ये बोला है डीबीटी के अंदर। फिर पीएम फसल बीमा के अंदर 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस मिला है। फिर ई नाम के अंदर 1361 मंडीज जो इंटीग्रेट किए, उससे लगभग 2 करोड़ फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड हो रही है और 3 लाख करोड़ का वॉल्यूम वहाँ पे ये ई-नाम वाली मंडीज है, ये ई-नाम वाली, जो कि जो हमारी जैसे नॉर्मल मंडीज होती हैं उनको हमने ई-नाम से कर लिया था कनेक्ट। तो ऐसे ही हम 1300 मंडीज को कनेक्ट कर चुके हैं। कहना मतलब मंडीज का डिजिटलाइजेशन हो गया 1300 मंडीज का। बाकी फिर फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर में पीएम किसान संपदा जो योजना थी, उन्होंने 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया है और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो पीएम संपदा योजना ये थी कि हम इसके प्रोसेसिंग करेंगे, है ना। तो एक तरीके से हम फार्म प्रोसेसिंग, एक मार्केट लिंकेज की तरीके की स्कीम है ना। फार्म प्रोसेसिंग वगैरह के थ्रू हमने कितने फार्मर्स को इम्पैक्ट करा है?
38 लाख फार्मर्स 38 लाख और 10 लाख नए जॉब्स जनरेट किए हमने। ठीक है, तो ये एक जब भी हम फार्म प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर का मार्केट लिंकेज से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखेंगे उसमें ये डेटा काम आ सकता है कि हमने 38 लाख फार्मर्स को हमने इससे इम्पैक्ट करा और 10 लाख नई जॉब क्रिएट करी है। कहाँ जॉब क्रिएट करी होंगी? मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में या एक्चुअल प्रोसेसिंग वगैरह में ये जॉब्स क्रिएट हुई होंगी। ठीक है, और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये भी एक स्कीम थी जिसने 2.4 लाख एसएचजीज को असिस्ट किया है और अप्रोक्स 60,000 इंडिविजुअल्स को बेनिफिट किया है। और जैसे अपना नैनो यूरिया था ना जो सक्सेसफुल हुआ, नैनो डीएपी भी टेस्टिंग किया था, उसका भी एक्सपांशन होने वाला है। नैनो डीएपी फॉस्फेट, अच्छा ठीक है, डाई समथिंग फॉस्फेट होता है जो एक फर्टिलाइजर होता है एक किस्म का। हाँ, तो हम नैनो यूरिया यूज कर रहे थे, एक किस्म का फर्टिलाइजर हम लेकर आए हैं, तो नैनो डीएपी। ठीक है, जो सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो अभी उसमें पूरा एक्सपांड किया जाएगा। ठीक है, पहले भी टेस्टिंग हुआ था। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस बार स्टार्टअप से रिलेटेड एक एडिशनल फंड हमने अपस्केल करने के लिए, स्टार्टअप्स को अपस्केल करने के लिए रखे हैं सनराइज सेक्टर में। इसके बारे में आप बताइए। स्टार्टअप के लिए पहले तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में भी ये, हाँ ऑब्वियसली उन्होंने जो पिछले जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो बताइए कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो लॉन्च करी थी, इस बार क्या करा गया है कि इसमें एक कॉर्पस फॉर इनोवेशन, ये एक फंड सेटअप करा गया है 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। तो इसमें 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। यस सर। ओके, तो ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, काफी एक बड़ी चीज है कि अगर आपको मतलब एक स्टार्टअप को सीधे पैसा मिल जा रहा है और जो कि इंटरेस्ट फ्री और 50 साल के बाद जिसको वापस करना है, 50 साल तक वापस करना है, तो ये फंड है। लेकिन इसमें एक नुआंस है, ये सिर्फ सनराइज सेक्टर्स के लिए है, राइट। तो 1 लाख करोड़ का टोटल फंड डिसबर्समेंट होगा लोन के थ्रू, लेकिन सिर्फ सनराइज सेक्टर्स में। अब इसमें सनराइज सेक्टर समझिए कि जैसे हम एआई या एमएल, मशीन लर्निंग या नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें जब हम बात करेंगे खाली ये वाले सेक्टर्स एक तरीके से कवर होंगे, है ना। सनराइज अभी ऑब्वियसली ये जो स्कीम है इसकी डिटेल नहीं आई है, हमें नहीं पता कि सनराइज सेक्टर में कौन सी स्कीम्स कवर करी जाएंगी, लेकिन सनराइज सेक्टर में ये सारी चीजें कवर हो रही है, राइट। तो ये 1 लाख करोड़, तो एक जो ये सनराइज सेक्टर है इसके लिए तो काफी काम का है ना, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए इन जनरल नहीं है ना, बस एक छोटा सा नुआंस है। ठीक है, आगे ये हो गया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। डिफेंस के लिए कुछ है? डिफेंस के लिए इस बार मेजर ऐसा कुछ दिया नहीं था, इंफ्रा। ओके, और कुछ था इसमें इनोवेशन या टेक्नोलॉजी? इनोवेशन में यही कि जो लॉन्ग टर्म लोन दिया था वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग भी उसमें कवर होगा, फिर लोअर नील इंटरेस्ट रेट रहेगा उसमें। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है कि हम एक वायबिलिटी गैप फंड वीजीएफ जिसको हम कहते हैं, वो हम यूज कर रहे हैं विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन प्लांट, बायोफ्यूल एक्सपेंशन, इन सारी चीजों के लिए। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक ये चीज और है कि हम एक वायबिलिटी गैप फंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं इनमें इन्वेस्टमेंट इमीडिएट ज्यादा लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म हमारा इससे जो डिविडेंड मिलता है वो हमें लगातार मिलता रहता है ना। तो इस चीज के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड होना इनिशियली बेहतर रहता है कि अभी सरकार इसमें कुछ लगा दे इमीडिएटली और उसके बाद चीजें आती रहेंगी। एक अच्छा तरीका होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, पीपीपी मॉडल ही होता है बीजीएफ। ठीक है, तो वो कौन से सेक्टर में बता रहे हैं? विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, बायोफ्यूल एक्सपेंशन और ये वाले सेक्टर्स हैं। ठीक है, आपने डिफेंस का पूछा था ना, याद आया मुझे कि जो डीप टेक है, डीप टेक टेक्नोलॉजीज, उसमें न्यू स्कीम लाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिफेंस पर्सनल। तो डीप टेक क्या होती है कि देखिए डिफेंस में कई सारी नॉर्मल टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, ठीक है,
कि हम डिफेंस में क्या क्या है कि आपको टैंक्स की भी रिक्वायरमेंट है जिसमें इंजन लगता है, एम्यूनिशंस लगते हैं, ये सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बट कुछ नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे नई किस्म के रडार्स हो गए जो कि नई किस्म के सिग्नलिंग सिस्टम्स वगैरह यूज कर रहे हैं, या और मान लीजिए मिसाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, या मान लीजिए हम रैमजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इसमें। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो है डीप टेक, ठीक है, मोटा मोटा। तो हम इस डीप टेक के लिए हम ये एक स्कीम लेकर आए, राइट। इसकी डिटेल वगैरह नहीं, डिटेल अभी नहीं दी है, जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे आ जाएगी 1-2 महीने में, ठीक है। ये हो गया इनोवेशन टेक्नोलॉजी। और भी कुछ है इनोवेशन टेक्नोलॉजी में? नहीं, ठीक है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ आपने पॉइंट्स नोट करें कि क्या क्या चीजें हैं, बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो अभी ट्रिपल हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2014 से अभी है ना, ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो आउटले नेक्स्ट ईयर के लिए अभी 11.1% बढ़ चुका है, जो कि अभी 11,11,111 करोड़ रहेगा। वो इस तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो था वो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने फंड रखा था। इस बार 11% इंक्रीज कर दिया तो 11 लाख करोड़ समथिंग, जो कि 3.4% ऑफ जीडीपी रहेगा। 3.4% ऑफ जीडीपी, जो कि एक्चुअली क्या है कि काफी कम रहा करता था। पिछली बार वाला भी जो था अनप्रेसिडेंटेड एनहांसमेंट था। पिछली बार हमें पता है कि 33% एनहांस करा गया था। उससे पहले 6-7 लाख करोड़ होता था, और एक्चुअली 2014 में तो 2-3 लाख करोड़ ही होता था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोटल फंड लिया जाता था। यहाँ पे एक अकाउंटिंग का हम वो भी मान सकते हैं कि पहले क्या था कि अलग अलग चीजों में लगा दिया जाता था, बट उसको ये नहीं बताया जाता था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। सरकार एक इंटेलिजेंट अकाउंटिंग मैकेनिज्म ये भी एक यहाँ पे दिखा रही है, क्या कि जहाँ पे भी जो जगह लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो हम फंड देख रहे थे कि वो कुछ मतलब फंड की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक फंड, जैसे मैं बता रहा था, क्रिएट करा है ना। अब इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रख दिया गया है ना। तो इस तरीके से रेलवे वगैरह ये जो स्टैंडर्ड हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर है ये 11 लाख करोड़ का जो हम फंड अब बता रहे हैं, और जो कि पिछले साल 10 लाख करोड़ का कुछ था, और इस बार 11% एनहांसमेंट है। तो ये आपके काम आ सकता है, प्री में भी काम आएगा, मेन में भी काम आ सकते हैं ये फैक्ट्स, ठीक है। रेलवेज में बोला गया 3 मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया है। फर्स्ट है एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, सेकंड है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, थर्ड है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये जो भी प्रोजेक्ट्स है ये पीएम गति शक्ति के अंडर अनाउंस किए गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, पीएम गति शक्ति के अंडर हम मेनली फाइनेंसिंग का काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, है ना। तो ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलवे वगैरह के, हमने पिछले 3-4 साल से ये करा है कि इनकी जो फाइनेंसिंग है पीएम गति शक्ति के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, हम पब्लिक प्राइवेट हर टाइप के फंड सरकार ने एक तरीके से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एक बड़ा कॉर्पस बना दिया है ना। तो ये इससे हम ये क्या कहते हैं, रेलवे की बेसिकली लॉजिस्टिक इंप्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स थे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एयरपोर्ट कैपेसिटी पे कोई बात हुई थी। एविएशन सेक्टर में बोला गया था कि जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है वो अभी डबल हो चुके हैं, 149 हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है, पहले था कि 100 से भी कम इंडिया के पास फंक्शनल एयरपोर्ट्स थे। हमारे पास एयर स्ट्रिप्स तो थी, बट इनको फंक्शनल नहीं करा गया था, कमर्शियल यूज में नहीं आ रही थी, तो इनको फंक्शनल कर दिया गया। कुछ जगह पे एकदम नया एयरपोर्ट डेवलप करा गया, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे यहाँ नोएडा का ही है, ग्रेटर नोएडा वाला जो जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है। और उड़ान के अंडर टियर 2 टियर 3 सिटीज को कनेक्ट करने का रोल आउट किया है। फिर उस जो 527 न्यू रूट्स थे उससे 1.3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, ऐड हो रहे हैं एक तरीके से। तो एविएशन इंडस्ट्री का एक तरीके से एक्सपेंशन है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है, क्या कि जो डोरमेंट पड़े हुए थे एयरपोर्ट उनको चालू कर दिया, वहां के लिए कनेक्टिविटी करने के लिए उड़ान स्कीम चला दी, और ये सारी चीजें करके एक इकोसिस्टम एकदम से एनहांस हो गया, है ना। 149 नए टोटल एयरपोर्ट्स हमारे पास हो गए, और जब इतनी इंटरकनेक्टिविटी हो गई तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए हमारे, 1.3 करोड़ पैसेंजर्स टोटल हो गए 1.3। हाँ, 527 न्यू रूट्स पे इतने लोगों ने ट्रैवल किया है। अब टोटल जो ट्रैवल होता है वो 1.3 करोड़ का है ना।
ठीक है, पैसेंजर्स का एंड वर्क, है ना। तो ये चीज हो गई, ये एयर कैपेसिटी के ऊपर है। इसके अलावा एनर्जी के ऊपर कुछ था, है ना, क्या था? एनर्जी के ऊपर ग्रीन एनर्जी, जैसे कि आपको पता है कि नेट जीरो टारगेट है अपना 2070, तो उसके लिए एक वीजीपी वायबिलिटी गैप फंडिंग टू हार्नेस शोर विंड पोटेंशियल ऑफशोर जो इनिशियल कैपेसिटी 1 गीगावाट रहेगी। ठीक है, तो ये ना एक्चुअली काफी टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट जब हमने पंजाब में टारगेट्स वगैरह लिए थे, उसमें भी ये बोला गया था कि हम ऑफशोर एनर्जी जो है 2022 तक ही 5 गीगावाट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले नोट कर रहा था ये पॉइंट्स, और उसी में ये बोला गया था कि 2030 तक हम 30 गीगावाट विंड एनर्जी ऑफशोर के थ्रू लेंगे। ये चीज अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी सर ऑब्वियसली ये टारगेट बनाना आसान है, बट जब हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो एक चीज समझ आई है कि यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, तो उसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम ले आया है क्या, कि वायबिलिटी गैप फंड का यूज करेंगे यहाँ पे। और वायबिलिटी गैप फंड का यूज करके 1 गीगावाट की विंड एनर्जी हम इनिशियली अभी करेंगे। ठीक है, इंडिया के पास वैसे जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ऑफशोर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, सबसे ज्यादा याद रखिए गुजरात में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। जी, जो 3 वेस्टर्न स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ है। तो कहने का मतलब है, ये अगर वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला जो पीपीपी मैकेनिज्म है, ये अगर साकार होता है तो सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी प्लांट्स खोलते हुए देखेंगे ऑफशोर विंड एनर्जी के, वो इन 3 स्टेट्स में देखेंगे। और कोल गैसिफिकेशन लिक्विफेक्शन के लिए भी एक एनर्जी से रिलेटेड था। 100 मेट्रिक टन्स विल बी सेट अप बाय 2030 तक 100 मेट्रिक टन हम कोल गैसिफिकेशन करेंगे, जो कि हमें नेचुरल गैस का इंपोर्ट कम करने में मदद करेगा। ओके, हम देखिए एक चीज याद रखिए कि हमारा एक प्लान है कि हम जो नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग है। ठीक है, हम शायद अपनी टोटल एनर्जी का 10% कुछ करना चाह रहे थे, एक एम था हमारा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर नेचुरल गैस इतनी ज्यादा नहीं होती है, हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन, तो हम कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल का यूज करके, उसका गैसिफिकेशन करके उसका मीथेन बनाएंगे और लिक्विफेक्शन करेंगे। ठीक है, और इसमें जिससे अमोनिया और इसकी इंपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। एक चीज आप याद रखिए कि अमोनिया के लिए भी हमें नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। अमोनिया बनाना बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है ना। तो हम नेचुरल गैस पे काम करेंगे तो अमोनिया के ऊपर वैसे भी काम स्टार्ट हो जाएगा, और अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूरिया वगैरह बनाने का काम आता है। ठीक, फिर एक फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस बोला गया था कि वो फिर सीएनजी में हो जाएगा फॉर ट्रांसफर एंड पाइप नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस विल बी मैंडेटरी। ठीक है, तो किन चीजों के लिए मैंडेटरी होगा ये? मतलब जो कंप्रेस्ड बायोगैस है अभी वो सीएनजी में हम फेज वाइज सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे हम। ओके, तो जितना भी कंप्रेस्ड हम सीएनजी में ही कन्वर्ट करके देंगे, हम बायोगैस और किसी तरीके से नहीं एक्सपोर्ट करनी है, इस टाइप का। हाँ, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कोई चीज बायोगैस के ऊपर नहीं, बस यही है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई। एक तो बायोगैस का हम, एक तो बायोगैस और कोल लिक्विफेक्शन वगैरह के थ्रू हम नेचुरल गैस का यूज करेंगे और उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में ही, ऑब्वियसली वैसे कंप्रेस्ड फॉर्म में ही होती है ना। ब्लेंडिंग होगा, ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन सीएनजी। अच्छा, तो सीएनजी जो हमारी, अच्छा देखो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सीएनजी क्या होता है। नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि नेचुरली हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, है ना। अब इसमें हम बायोगैस को मिलाएंगे। ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि जैसे हम डीजल या पेट्रोल के अंदर हम अल्कोहल मिलाते हैं, है ना, और उसके बाद हम यूज करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? एक तो हमारा जो फार्म वेस्ट वगैरह जिसके भी थ्रू हम ये अल्कोहल बना रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, और दूसरा हमारा इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही 2 ही एडवांटेजेस वर्क करेंगे। एक तो हम इतना नेचुरल गैस जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, और दूसरा ये हो गया कि हम ये बायोगैस कहीं ना कहीं से तो बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम वेस्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके थ्रू हम ये बायोगैस वगैरह कुछ बना रहे होंगे, है ना। तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है,
तो ये ऑब्वियसली ये फिर तो बहुत बड़ी चीज है ना, जो आगे हम आंसर्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे ईवी ईवीज के ऊपर था। ठीक है, ईवी के ऊपर क्या है? सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, फिर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहेगा इनके लिए, और ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, कुछ बताया इसमें, एक्सप्लेन करा था उन्होंने? पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कि मतलब उनको एक एश्योरिटी रहेगी कि पेमेंट एडॉप्शन रहेगा ई बसेस का, एक एश्योर अच्छा एश्योर्ड पेमेंट मिलेगी कि अच्छा कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रिक बसेस हम एडॉप्ट करेंगे इस। ठीक है, इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी है मैन्युफैक्चरर के लिए कि ठीक है आप बनाइए, आपके पास पेमेंट सिक्योरिटी है, ये आप जो भी ईवी बनाएंगे एटलीस्ट बिक तो जाएंगे। ठीक है, ये ईवीज के लिए और ये बसेस के लिए। और वैसे भी हम ये देख रहे थे कि पिछली बार भी जो ईवी के लिए हमारा प्लान आया था फेम स्कीम वगैरह के थ्रू, हमें ये चीज समझ आ रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का अडॉप्शन और पहले होना है बाकी चीजों के कंपैरिजन में, है ना। तो ठीक है, ये चीज है। आगे फिर हम किस सेक्टर पे जाएं? टूरिज्म पे चलते हैं। तो टूरिज्म में क्या है? टूरिज्म में अभी जैसे कि आपको पता है कि G20 कंडक्ट किया था इंडिया ने, तो ये 60 मेजर सिटीज में मतलब मेजर कंडक्ट किया था, तो इससे हमारी डाइवर्सिटी एक दिखाई दी थी, उससे हमारे टूरिज्म भी। ये ठीक है, ये लिखने वाली बात है। हमें कोई नई स्कीम वगैरह मिल रही है या कोई प्लान मिल रहा है टूरिज्म में जो कि आगे हम लिख सकें? तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये नया मेन चीज है। तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए मेनली वो ऑब्वियसली अभी डिटेल नहीं है, तो कहने का मतलब ये होगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए। टूरिज्म में आप ये याद रखिए कि जैसे भी कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होता है, वहाँ पे मेनली जो लोन का इस्तेमाल होता है वो इस चीज में होता है कि वहाँ पे आप टॉयलेट्स वगैरह डेवलप कर दें या दूसरे किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें कि एक कम्युनिटी बना दें, वहाँ पे होटल्स वगैरह डेवलप होने और ये सारी चीजें, रोड्स डेवलप होने और दूसरे किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, या फिर बसेस की कनेक्टिविटी उन लोकलाइज स्पॉट्स तक, दूर दराज के मंदिरों तक, किलों तक, ये सब डेवलप होना होता है। और ये सारी चीज के लिए एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है कि ये टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर। अभी बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी बढ़ाने पर फोकस करेगी गवर्नमेंट, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं बिजनेसेस, तो उसके लिए भी मैं समझ गया। तो कॉन्फ्रेंसेस मतलब ये जो मतलब इंडिया में आकर जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यहाँ, तो क्या होता है कि जैसे जो ग्लोबल बिजनेस हाउसेस होते हैं उनको अपनी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने के लिए या लंबी अगर कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनको 5 स्टार होटल्स वगैरह बुक करने पड़ते हैं, बड़े रिजॉर्ट्स वगैरह बुक करने पड़ते हैं। इस टाइप के जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको केटर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, है ना। क्या है एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ मतलब डिटेल आई है इसके लिए? हम मतलब डिटेल मतलब अभी तो जो हुए हैं इसमें ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि भारत मंडपम में एक एग्जांपल हुआ, वैसे अलग अलग सिटीज में क्रिएट किए जाएंगे। एक भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जाएंगे ताकि इस तरीके से कॉन्फ्रेंस हो सके वगैरह के लिए हम इनवाइट कर सके। इसमें बड़ी रेंटल इनकम की पॉसिबिलिटी है, राइट। ठीक है, और कुछ बाकी आइलैंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ऑब्वियसली तो रिसेंटली पीएम ने विजिट भी करा था। मालदीव्स को हम टक्कर देना चाह रहे हैं इस मामले में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम देखिए मालदीव्स क्या है कि काफी बेहतर डेवलप्ड था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब कंसिडर करते हुए कि रिजॉर्ट्स वगैरह और ये सारी चीजें। इंडिया में लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही कुछ यूज हो रहा था या अंडर डेवलप्ड आइलैंड्स थे और वहां पे एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी, टूरिस्ट को अभी तक जाने नहीं दिया जाता था इतना ज्यादा। तो ये जो भी है रिस्ट्रिक्शन कम करना और प्लस ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि लक्षद्वीप के लिए और अंडमान के लिए सरकार ने सोचे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं ये हो गया
क्या हम डायरेक्टली फिर इस चीज पर आए कि फिस्कल कंसोलिडेशन पार्ट क्या है, इसके अलावा कुछ है? ये हम डायरेक्टली फिस्कल कंसोलिडेशन पार्ट पर हैं ना। तो देखिए अभी जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये सारी चीज का, ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 44 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है जो FY24 के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा नोट करने वाली चीज है। क्यों फिस्कल डेफिसिट नोट करने वाली चीज है कि हमने कोविड के टाइम में देखा था बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया था, और हम 2021 वाले बजट में देख रहे हैं कि 9.5% हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट था, जो कि सरकार ने बोला था अगले 5 साल में हम 4.5% तक ले आएंगे, ठीक है। अच्छी बात यह पिछले साल तक भी यही टारगेट था, क्या अभी भी 2026 के FY के लिए 4.5% रखा गया? हाँ, अभी भी 2025-26 के लिए वही टारगेट है 4.5। हाँ, और इस साल क्या है फिस्कल? इस साल का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट 5.1% है, रखा गया है। हाँ, तो आने वाले साल का, हाँ, ये FY25 है, 24-25 मतलब FY25, इसके लिए 5.1% का टारगेट है। अच्छा, इसमें आप एक ग्राफ देखिए, उससे आपको काफी बेहतर इमेजिन हो पाएगी ये चीज है कि 9.5% हमारा फिस्कल डेफिसिट था कभी, ठीक है, कब? 2021 में, ठीक है। 2021 में मतलब 2021-22 मतलब FY 2022, ठीक है, 9.5%, फिर 6.9% FY23, FY24 में अब जो निकल कर आया है वो 5.8% है प्रेजेंट। अगले साल के लिए 5.1% हम एस्टिमेट कर रहे हैं FY25 के लिए, और FY26 के लिए फाइनली जो सरकार ने 5 साल पहले बोला था 4.5% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव हो जाएगा। अब ये बड़ी चीज क्यों है? जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इसी चीज की होती है कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। कोविड के समय हमें ज्यादा खर्च करना पड़ा था और इन्फ्लेशन बढ़ा भी था। अभी क्या है कि हम ये देख रहे हैं, आप लार्जर पिक्चर समझिए कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6% के बीच में ही है, ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल हो गया है ना, विच मीन्स एक हम लोअर इन्फ्लेशन के पाथ पे हैं, जो कि एक सस्टेनेबल पाथ होता है। इसी तरीके से खर्चा हम बढ़ाते रहें और इन्फ्लेशन ऐसे ही कंट्रोल रह रहा है, फिस्कल डेफिसिट तो कंट्रोल में आ गया, तो हम हाई ग्रोथ रेट आसानी से अचीव कर जाएंगे, जो कि एक दिख रहा है कि हमें आगे 4-5 साल में हाई ग्रोथ रेट अचीव हो सकती है, ठीक है। तो एक फिलोसॉफिकल सेंस में हम इसको इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सरकार ने अभी बोला भी है कि बोरोइंग अभी वो लो करेंगी, या मतलब प्राइवेट सेक्टर अभी प्राइवेट सेक्टर कर पाए। इसमें देखिए, अगर सरकार बोरोइंग करती है, एक इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि जब भी देखिए पैसा इतना ही है जिसको बोरो करा जा सकता है। अब इतना सरकार ने बोरो कर लिया तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो जो छोटा सा फंड बचा होगा वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे फिर बैंक चार्ज करेंगे, ज्यादा फंड बचा नहीं है ना। अगर फंड कम है, लेने वाले ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा, है ना। तो ये इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। बेहतर तरीका क्या है कि सरकार खुद ही कम मार्केट से पैसा उठाए, तो होगा क्या, मार्केट में ज्यादा पैसा बचा रहेगा। अब इस ज्यादा पैसे को प्राइवेट सेक्टर लोअर इंटरेस्ट में उठा सकता है, तो ठीक है, ये एक बड़ी चीज है कि वो कह रहे हैं कि हम लो ही रखेंगे अपनी बोरिंग अब कम करेंगे ताकि हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव कर पाए। तो 2 चीजें हो पाएंगी इससे, बोरिंग कम रखेंगे, एक तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या कहते हैं सस्ते रेट्स में मतलब बोरो कर पाएगा, और बोरो करेगा तो फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट करेगा, और हमेशा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है। सरकारी इन्वेस्टमेंट इतनी कैलकुलेटिव नहीं होती है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नया फंड भी लेकर आती है। प्राइवेट सेक्टर अपना भी कुछ पैसा लगाता है ना। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे क्रिएट होगा, है ना, प्राइवेट सेक्टर अपना फंड लगा पाएगा, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी अचीव हो जाएगा, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। तो ठीक है, ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा बजट है उस हिसाब से। तो ठीक है, आगे फिर मेजर फिगर शीट है, रिवाइज एस्टिमेट, फिर ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेनली फिर टैक्सेशन की फाइनेंस बिल वगैरह इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, और उसमें कोई टैक्सेशन में रेट्स में शायद कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं इस बार, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जीएसटी के ऊपर था कि 3 करोड़ का कुछ लिमिट लगाई गई थी, कुछ उसको बताएंगे। और इसके अलावा शायद जो 7 लाख का एक लिमिट आया था, वो क्या चीज? हाँ,
जो भी 7 लाख, पहले 5 लाख तक था, अभी 7 लाख तक इनकम रहेगा, उनको अभी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 5% के उसमें स्लैब में आएगा, ठीक है। तो एक हल्का सा स्लैब रिवाइज है, वो 5 लाख वाली जो लिमिट है उठाकर 7 लाख पे कर दी गई है। एक जीएसटी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये था कि क्या है कि देखिए जीएसटी का असेसमेंट होता है, वो जो मर्चेंट्स हैं वो खुद करते हैं कि हमारे टोटल इस बार इतने बिल हुए, हमने जो सामान बेचा है ना, तो ये प्रिजम्पटिव होता है कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं एज मर्चेंट्स कि हमारा टोटल ये हुआ है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो लिमिट है इस बार 3 करोड़ की कर दी गई है ना? 2 से 3 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक हमें ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में बोला था कि 2.4 टाइम्स अभी डायरेक्ट टैक्स पेयर्स बढ़ गए। डायरेक्ट टैक्स 2.4 टाइम फ्रॉम 2014 है ना, ठीक है। और एक और चीज है कि अभी जो जीएसटी का जो मंथली कलेक्शन है वो 1.66 लाख करोड़ एवरेज है, ऑन एन एवरेज 1.66 लाख करोड़ आ रहा है, तो मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच में आ रहा है। कभी जब हमने स्टार्ट करा था ये 70,000 करोड़, अभी डबल हुआ है ना, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो एक ही है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन 2.5 गुना हो गया 2014 से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये एक अचीवमेंट उन्होंने बताई, ठीक है। इसके अलावा कुछ बताया? बाकी तो टैक्सेशन सिमिलर ही था कॉर्पोरेट। एक मैंने यहाँ चीज नोट करी है कि ये सारी, इसके अलावा टैक्सेशन वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो सब तो सेम है। उन्होंने बस ये बोला एक और चीज कि उन्होंने 750 बिलियन रुपीस, 750 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ रुपए, ये टोटल इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स के लिए रखा है कि वो अपने माइलस्टोन मीट कर लें। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, आप देख रहे हैं 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ 2-3 बार आ गया है क्या? एक तो स्टार्टअप जो सनराइज सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए आ गया है ना, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन आया, और अलग से दूसरी चीजें दूसरे माइलस्टोन रीच करने के लिए देखिए क्या है, विकसित भारत के विजन को लेके ये 75,000 करोड़, वो तो ठीक है कि सरकार बोलेगी विकसित भारत का विजन, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हुआ था कि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्कॉम यूनिट्स थे वो फेल हो रहे थे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपना काफी पैसा झोंक दिया था, है ना, और कोविड के बाद भी उनकी फिस्कल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये जो पैसा काम आएगा 75,000 करोड़ रुपया, वो इसी चीज में काम आएगा कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है, कि आपका अलग अलग किस्म के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बोझ से तब दबे हुए, कुछ किसी और बोझ से, किसी को कोविड खा गया, कुछ स्टेट्स ऐसे जैसा महाराष्ट्र में कि जीएसटी आने के बाद क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो ना टैक्सेशन का टैक्स का कुछ नुकसान हुआ है। ये सारी चीजें आप कवर कर लो, एक मोस्ट 75,000 करोड़ अलग अलग स्टेट को डिसबर्स हो जाएगा, 50 साल में इंटरेस्ट भी वापस देते रहना, है ना। तो कहने का मतलब है जो चीज बची हुई थी हमारी इकोनॉमी में, जो एक चिंता का विषय था, वो ये कि स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ कैसी है, उसके लिए सरकार ने ये करा है। टैक्स बेनिफिट्स रहेंगे स्टार्टअप्स और जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उनके लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ओके, सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे क्या होती है कि जो विदेशी सरकारें हैं उनके अपने खुद के फंड होते हैं कई चीज़ों के लिए। मान लीजिए उन्हें अपने स्टेट के एम्प्लॉयज़ को पेंशन बांधनी है या इंश्योरेंस देनी है, तो जैसे सऊदी अरेबिया के कुछ सॉवरेन फंड होगी, इंडिया के भी सॉवरेन फंड होती है। ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं ये अक्सर ऐसे इंडिया जैसे एवेन्यूज ढूंढते रहते हैं, ग्रोइंग नेशंस जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर पाए, है ना। तो उनको टैक्स बेनिफिट हो, हम उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कि वो फंड आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, जब यहाँ से वो फाइनल निकालेंगे पैसा अपना, उसमें हम ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, है ना। हमने टैक्स फ्री कर दिया, क्या करा है, बेनिफिट्स रहेंगे, कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, तो कुछ एडिशनल तो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। पहली बात तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स होती क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी फंड है, इंडिया में आएंगी, इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया का स्टार्टअप ग्रो होगा, इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो इन सब में काम आ जाएंगी। और एक चीज थी, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू ₹10,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2015 विड्रॉ किए हैं। हाँ, तो क्या है कि देखिए आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स क्या है कि पुराने मान लीजिए टैक्स पे होने से रह गए, सरकार ये कह रही है कि अगर आपके पुराने टैक्स पे होने से रह गए, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग डिमांड अभी भी बनी हुई है, और कितनी पुरानी है, 2010 से 15 तक है, 2010 से 15 उतने पुराना टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, और सरकार अभी भी मांग रही है तुम्हारा वो टैक्स बची है, उस पर तो इंटरेस्ट सिक्योर हो गया होगा काफी, है ना। और
जो इस तरीके से के मसले हैं उसमें 10,000 करोड़ के जो मसले हैं सरकार सीधे सीधे माफ कर लिए कि पुराने टैक्स को छोड़ो, अब यहाँ से पूरा देना है। कुल मिलाकर इससे क्या होगा, कंप्लायंस बर्डन कम होगा, सरकार को भी अपनी फाइलें क्लोज करने का मौका मिलेगा, फाइलें मेंटेन करने में ही खर्चा होता है ना। तो लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर को ये बेनिफिट करेगा, ये टोटल 1 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट करेगा। तो ये तो 3-4 इसके एडवांटेज हो गए। टैक्स पेयर को बेनिफिट है, टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट है, उनका बर्डन कम हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है इस चीज से कि भाई जो बिजनेसेस हैं अपना पुराने टैक्स की टेंशन ना लें, आगे फोकस करें, ठीक है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज है, और कुछ इसके अलावा नहीं है। तो इसके अलावा ये तो हमारा एस्टिमेटेड रिसीट हो गया, एस्टिमेटेड टैक्सेस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये दोनों के अलावा एफआरबीएम एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि बजट के साथ साथ आप 3 स्टेटमेंट दें कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। सरकार ने ये भी इंट्रोड्यूस कर दी इस इंटरिम बजट के साथ, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है, जो कि 3-4 साल का रोलिंग टारगेट देते हैं, फिस्कल डेफिसिट वगैरह क्या आएगा, सरकार का खर्चा किस तरीके का होगा आगे के लिए, एक रोड मैप भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये लेकिन बेशक बहुत इंपॉर्टेंट बजट था, लेकिन याद रखिएगा ये एक इंटरिम बजट था ये, और जैसे कि हमेशा बजट में होता है, स्कीम इंट्रोड्यूस होती है, उनकी फाइनल जो मतलब नुआंसेस हैं वो बाद में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये हमारे आधे 1 घंटे की जो डिस्कशन है, इसमें आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि आगे क्या हो रहा है, और इसमें आप कुछ आइडियाज गैदर कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हैं, बट इनके बारे में डिटेल है वो आगे 2-3 महीने में आती रहेगी। प्लस जो फाइनल बजट है वो ये नहीं है, वो चुनाव के बाद आएगा। तो जो ग्रेटर डिटेल में आपको पढ़ना होगा जिस बजट को, वो होगा वो वाला बजट, तो फाइनली आएगा, है ना। तो हमारे डिस्कशन में अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।